आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 2012 के पेपर के 5 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज हम इसका छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिएगा ध्यान से आप। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं 2012 से लेकर 2020 तक के कंप्लीट सोल्ड पेपर के वीडियो बना के डालूँगा, इसलिए जिससे आपको बहुत लाभ होगा। देखिएगा, चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता की प्रागुक्ति कीजिए। प्रागुक्ति का मतलब आप ये समझ सकते हो, फाइंड आउट करना अर्थात ज्ञात करना। जैसे कि ये कोई चुंबक है, इस चुंबक का ये एन सिरा है और ये एस सिरा है। इसी प्रकार ये कोई दूसरा चुंबक है जिसका ये एस सिरा है और ये एन सिरा है। बीच में ये कोई धारावाही लूप ये कोई लूप रखा हुआ है या यूँ कोई तार की कुंडली रखी हुई है, जिसका एक सिरा प्लेट ए से और दूसरा सिरा प्लेट बी से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो ध्यान समझना मेरी बात को। जब ये एन सिरा इसके पास जाएगा, जब ये एन सिरा इसके पास जाएगा, तो जैसा कि आपको मैंने वहीं समझाया था कि जब एन सिरा पास जाता है तो ये कुंडली भी एन सिरे की तरह बनने का प्रयास करती है ताकि इसका विरोध कर सके। ये एन पास जा रहा है तो विरोध कब करेगा? जब ये भी एन बन जाएगा, और जब ये एन बन जाएगा उस पोजीशन में एन और एन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर? अब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसका मतलब ये एन बनेगा, और एन बढ़ने के लिए किसी लूप के अंदर वामावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। इसका मतलब जब ये सिरा इसके पास जाएगा तो ये एन बनेगा, और एन बढ़ने की वजह से इसमें वामावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। समझ में आ गई बात आपको कि जब ये चुंबक इस लूप के पास जाता है तो इस लूप में वामावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके विपरीत जब ये एस सिरा इसके पास जाएगा, जब ये एस सिरा इसके पास जाएगा तो इसका विरोध करने के लिए ये भी एस बनने का प्रयास करेगा, और जब ये एस बनेगा तो इसमें दक्षिणावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसकी वजह से जब ये चुंबक इधर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो ये लूप दक्षिणावर्त दिशा में विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। इसकी वजह से वामावर्त दिशा में प्रवाहित करेगा, इसकी वजह से दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित करेगा, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए नेट करंट क्या हो जाएगी? जीरो, अर्थात इसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और जब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा तो ए और बी की जो प्लेटें हैं, जो संधारित्र ए और बी है, ए और बी जो प्लेटें हैं, इसमें जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो न कोई सा पॉजिटिव बनेगा और न कोई सा नेगेटिव बनेगा, अर्थात इसके ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं उत्तर में कि संधारित्र की कोई ध्रुवता नहीं होगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या हैं? 1 नंबर का सवाल आया था। तो देखो बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के मूल स्रोत त्वरित आवेश होते हैं। त्वरित आवेश का मतलब जब आवेश त्वरित वेग से गति करता है, त्वरित का मतलब जिसका वेग या तो लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो, वो त्वरित होते हैं। तो ऐसे जब आवेश गति करते हैं तो उस पोजीशन में विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होती हैं। पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको कि जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत त्वरित आवेश होते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 पतले लेंस जिनकी क्षमता +5D एवं -3D है। तो पतले लेंस हैं, उनकी क्षमता क्या है बेटा? +5D है और -3D। +5D का मतलब +5 डायोप्टर, और डायोप्टर का मतलब क्या होता है? ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, आपको पढ़ाया था मैंने ऑप्टिक्स में। +5 का मतलब क्या है? ये उत्तल लेंस है, और -3 का मतलब क्या है? ये अवतल लेंस है। तो प्लस का 5D और -3D ये 2 लेंसों की क्या है? क्षमताएं हैं। परस्पर संपर्क में रखे हैं तो संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर हमने 11वें पाठ में ये पढ़ा था कि लेंस की क्षमता P बराबर P1 + P2 + ... Pn हमने लिखा था। चूँकि यहाँ पर 2 ही हैं तो यहाँ P बराबर लिखा हमने P1 + P2, या फिर P बराबर हो गया 5 - 3। 5 में 3 गए तो क्या होते हैं? 2 बचते हैं, तो 2 डायोप्टर हो गया। साथ में आपको वहाँ बताया था कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता ही है।
तो ये हो गया 1/f बराबर 2। क्लियर, या f बराबर 1/2 या 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने लेंस की फोकस दूरी को फाइंड आउट कर लिया है। खगोलीय, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र का मतलब होता है कि आपको ऐसा चित्र बनाना है जिसके साथ उसके विभिन्न घटकों के नाम लिखे हुए हों। अगर आपने नामांकन नहीं किया तो नंबर कट जाते हैं। तो ये भी 1 नंबर का सवाल आया था, और 1 नंबर का जब ये सवाल आया है तो उस पोजीशन में आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि आपको नामांकित जरूर करना है। खगोलीय दूरदर्शी मैंने आपको पढ़ा दिया था वहाँ पर अच्छे से, तो देखिएगा आप कि ये कोई लेंस है, ये लेंस है। इस लेंस में ये क्या है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये किरणें जब आगे जाएंगी तो देखो ध्यान समझना, ये एक दूसरे के समांतर आ रही हैं क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही हैं। खगोलीय दूरदर्शी मतलब कि विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंडों को देखने के काम आता है जो बहुत दूरी पर होते हैं, और जब बहुत दूरी से प्रकाश आता है तो वो एक दूसरे के समांतर आता है, तो ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं। और जब ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं इस पोजीशन में ये एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, और आपको बताया था कि समांतर प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से गुजरती हैं तो उसके फोकस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं। इस वजह से ये किरणें देखो यहाँ से थोड़ा इकट्ठा हो गई हैं, और ये देखो यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो गई हैं, मिल गई हैं। और ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके फोकस पर है। तो कुल मिला के बात ये कि इस जो अनंत पर जो बिंब था, आकाशीय पिंड था, उसकी वजह से P डैश Q डैश प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब ये P डैश Q डैश जो प्रतिबिंब है ये इस लेंस के लिए जो कि अभिनेत्र लेंस है बिंब का कार्य करेगा, और जब ये बिंब का कार्य करेगा तो उस पोजीशन में क्या होगा उसको समझो आप। उस पोजीशन में यहाँ से प्रकाश की किरणें देखो इस लेंस पे गिर रही हैं, देखो सीधी जा रही है, गिर रही हैं। गिरने के बाद चूंकि ये इसके भी फोकस पर है तो ये प्रकाश की किरणें समांतर हो जाएंगी, और समांतर होकर देखो इस बिल्कुल समांतर हो गई हैं और नेत्र में प्रवेश करती हैं, और मनुष्य की आँख जो यहाँ लगी हुई है वो ये सब कुछ देख पा रही है। तब इसको ये जो रेखा बन रही है इसको आप यहाँ से डॉटेड लाइन से जब पीछे बढ़ाते हो यहाँ तक, इसको बढ़ाते हो, इसको बढ़ाते हो, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं और ये अंतिम प्रतिबिंब P डबल डैश Q डबल डैश यहाँ पर बन जाता है। दोबारा समझ लीजिए आप मेरी बात को। तो कुल मिला के बात मैं ये कह दूँ आपको कि ये जो लेंस है जिसको मैं L1 कह रहा हूँ, जिसका नाम अभिदर्शक लेंस है, जो वस्तु की ओर होता है, उस लेंस का बिंब तो है अनंत पर, ठीक है, और प्रतिबिंब बन गया इस लेंस का P डैश Q डैश। क्लियर। अब ये P डैश Q डैश जो प्रतिबिंब है वो इस अभिनेत्र लेंस L2 के लिए बिंब का काम करता है, और फिर अब इसका प्रतिबिंब बनता है, ये अब काम किस इसके लिए ये काम करेगा बिंब का, और प्रतिबिंब बनता है P डबल डैश Q डबल डैश। क्लियर, जिसको इस मनुष्य के नेत्र द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये खगोलीय दूरदर्शी का चित्र है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी f0 है जो कि वास्तव में इस O लेंस की फोकस दूरी है। ये UE लिखा है इसको, UE का मतलब, E का मतलब अभिनेत्र होता है और U का मतलब अभिनेत्र लेंस की बिंब से दूरी। चूंकि ये इसके लिए बिंब का काम कर रहा है तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या लिखा हमने, UE लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम दीजिए। मतलब कोई कण है उसकी तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम दीजिए, और प्रयोग आपको बताया था डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, देखो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वो भी इलेक्ट्रॉन की, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा ई बराबर 12.27/√v। ये आपको मैंने पढ़ाया था वहाँ पर। तो v का मान चूंकि सवाल ने 100 वोल्ट दे रखा है तो इस v की जगह आपने 100 रखा, तो लैम्डा ई बराबर 12.27/100 या 12.27/10 या 1.227 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
जीनर डायोड में भंजन वोल्टता को समझाइए। अब भंजन वोल्टता को समझा दो, कैसे देखो भाई, जो जीनर का मतलब जेनर ही होता है ना, कई जगह जेनर लिख देते हैं, कई जगह जीनर लिख देते हैं, तो इस पेपर में इसको जीनर ही लिखा गया था। आप ये ना समझे कि सर ने अशुद्ध लिख रखा है, जीनर ही लिखा हुआ था। तो जेनर हो या जीनर हो, बात एक ही है। क्लियर। अब बात करता हूँ कि इसमें भंजन वोल्टता क्या होती है, उसको समझो। जेनर डायोड की अगर थोड़ी बहुत आपको बात याद हो तो उसमें एक समाकलन जैसा चिन्ह आया करता था, मतलब ऐसा त्रिभुज बनता था, समाकलन जैसा चिन्ह आता था, वो था जेनर डायोड। और उसको साथ में ये पढ़ाया था आपको कि उत्क्रम अभिनति में कार्य करने लायक उसे बनाया जाता है। और जब उत्क्रम अभिनति के अंदर उसको कार्य करने लायक बनाते हैं तो उसके लिए उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि तो दो प्रकार की मिलाते थे, आपको याद होगा, पंच संयोजी और त्रिसंयोजी। तो उस अशुद्धि की ज़्यादा मात्रा मिलाते हैं तो जेनर डायोड बनता है। अब जब इस पर वोल्टेज आरोपित करते हैं तो शुरू में क्या होता है कि कम करंट का फ्लो होता है, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज जब जेनर डायोड पर आरोपित करते हैं तो उस जेनर डायोड में जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, और सहसंयोजी बंधों के टूट जाने से उसमें इलेक्ट्रॉन और होल बहुत अधिक मात्रा में मुक्त हो जाते हैं, जिससे तीव्र विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है। यूँ कहूँ, अचानक से बहुत अधिक विद्युत धारा बहने लग जाती है, वो होती है भंजन वोल्टता। मतलब जिस वोल्टेज पर ऐसा होने लग गया, जिस वोल्टेज के ऊपर उसमें अधिक करंट का फ्लो होने लग गया, उसे उस जीनर डायोड की भंजन वोल्टता कहते हैं। समझो इसको, जीनर डायोड में अशुद्धि की मात्रा अधिक होती है। क्लियर। इसे उत्क्रम अभिनति मतलब पश्चात बायस में उपयोग में लेते हैं, ये बात भी ठीक है। जब इस डायोड पर वोल्टता आरोपित करते हैं तो इसकी अवक्षय परत पर उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये बात भी ठीक है, जिससे कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होल विद्युत क्षेत्र से अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन व होल अन्य सहसंयोजी बंधों से टकराकर उन्हें भी तोड़ देते हैं। आगे देखिए, जिससे अधिक इलेक्ट्रॉन होल मुक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे मुक्त आवेशों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिससे उत्क्रम धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, और इस प्रक्रिया को एवेलांस भंजन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इस टाइप की, इसको क्या कहते हैं भाई, एवेलांस भंजन कहते हैं। और जिस वोल्टता पर यह प्रक्रिया उत्पन्न होती है या संपन्न होती है उसे भंजन वोल्टता कहते हैं। तो अगर आप चाहो तो एक, अगर आपको दो लाइन में डेफिनेशन इसकी लिखनी है तो लिख दीजिए, वह वोल्टता जिस पर एवेलांस भंजन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है उसे भंजन वोल्टता कहते हैं। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि एवेलांस जो भंजन है, ये एवेलांस भंजन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आगे आएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में ये, तो आपको इस मैटर को वहाँ पर भी याद करना है, इसलिए आप इसको यहीं कर लो, झगड़ा खत्म। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के द्वारा दो क्वेश्चन याद कर रहे हो, एक तो एवेलांस भंजन किसे कहते हैं और दूसरा भंजन वोल्टता किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है 1 नंबर का, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब नाभिकीय भट्टी में प्रयुक्त दो मंदकों के नाम बताइए। मंदक क्या थे भाई, मंदक वो थे जो न्यूट्रॉनों के वेग को कम करते थे, और न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए दो चीज काम लेते थे, हम ग्रेफाइट भी काम लेते थे और भारी पानी भी काम लेते थे। क्लियर, आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। इस प्रकार से दो वीडियो में हमने इसके जो एक एक नंबर के जो 13 क्वेश्चन आते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन आप टेंशन न लें, शुरू के एक दो जो पेपर हैं उसमें आपको टाइम लगेगा, फिर जो जो हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे, और रिपीट जो होंगे हम वहाँ उसको नहीं समझेंगे। ओपनिंग में सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हुए भी हैं और आपको पढ़ने भी हैं, इसलिए ओपनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 13 क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में 56 नंबर के पेपर में से 13 नंबर के एक एक क्वेश्चन आते हैं, जो 13 क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम 14 क्वेश्चन से, जो कि 2 नंबर का है, वहाँ से शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।